हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद युग 1936 से लेकर 1943 तक के काल को हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। बात करें यदि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका प्रयोग 1942 में गजानंद माधव मुक्ति बुद्ध ने अपने एक लेख प्रगतिवादी एक दृष्टि आगामी कल में किया था। इसकी शुरुआत 1936 से होती है। और बात करें यदि कि इसके प्रथम रचनाकार कौन है, यानी किससे प्रगतिवाद की किस कवि से शुरुआत मानी जाती है, तो सुमित्रानंदन पंत से मानी जाती है। और बच्चन सिंह जो हैं उन्होंने सुमित्रानंदन पंत की जो युगवाड़ी है उसको जो है कि प्रगतिवाद का प्रथम काव्य माना है। 26 जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्रे, बी धूमिल, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने यह रचना जमुन जल तुम अपनी पत्नी की याद में लिखी है। एक और रचना इनकी है हे मेरी तुम, जिसका टाइम 1981 है। इसको भी उन्होंने अपनी पत्नी के याद में लिखा है। हे मेरी तुम का टाइम 1981 है, जमुन जल तुम का टाइम 1984 है। आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। इनका जन्म 1911 में कमाशीन बादा में हुआ था। और इनकी माता का नाम बात करें तो घिसिट्टो था और पिता का नाम हनुमान प्रसाद। इनकी पत्नी का नाम पार्वती और प्रथम संग्रह है इनकी युग की गंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 27 इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, डी युगधारा। तो यहाँ पर जो आग का झरना है यह मिसप्रिंट हो गया है। आग का आईना इनकी रचना है, झरना नहीं है, ये मिसप्रिंट है। और तो इनकी यह भी रचना इनकी नहीं है, आग का झरना भी नहीं है और युगधारा भी नहीं। युगधारा किसकी है? युगधारा है नागा अर्जुन की, ठीक है। और युग की गंगा इन्हीं की है, नींद के बादल भी इन्हीं की है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? सी और डी दोनों। तो आंसर गलत था इसलिए सी और दोनों हो गए, ठीक है। 28 अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध है ए प्रगतिवाद से, बी प्रयोगवादी कविता से, सी समानांतर कविता से, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी कविता से है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी कविता कुकुरमुत्ता से ली गई है। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं हैं अड़िमा, नए पत्ते, बेला तथा अर्चना। निराला की बात करें, निराला जो है कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्हें छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है, ठीक है। प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे, डी मुक्तिबोध। तो भाई नागार्जुन भी हैं, दिनकर भी हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर, और मुक्तिबोध भी हैं। तो हमारा आंसर अज्ञे हो जाएगा। अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। इन्होंने 1943 में तार सप्तक की स्थापना की थी। इनका नाम जो है प्रथम तार सप्तक में आता है, इन अज्ञे का भी और मुक्तिबोध का भी, ठीक है। तार सप्तक में कुल 7 कवि थे। प्रथम तार सप्तक नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल तार सप्तक है। फिर उसके बाद द्वितीय तार सप्तक आया। 30वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है पेशोला की प्रतिध्वनि है, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य बीड़ा। तो बात करते हैं मुक्तिबोध की, पूछा जा रहा है तो इनकी लंबी कविता है अंधेरे में, ठीक है। और पेशोला की प्रतिध्वनि लहर काव्य संकलन में संकलित है, जिसके रचयिता हैं, जिसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। लहर का टाइम है 1933 है, ठीक है। ये सारी चारों लंबी कविताएं हैं। तो हमारा आंसर बी सही हो जाता है, अंधेरे में। असाध्य बीड़ा की बात करें, यह भी लंबी कविता है, अज्ञे की है। राम की शक्ति पूजा 1936 की है, यह भी लंबी कविता है और यह अनामिका काव्य संकलन में संकलित है। राम की शक्ति पूजा का टाइम 1936 है, यह निराला की कृति है।
यहाँ पर 31 की बात करते हैं। 31 हमारा है चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धर्मवीर भारती, डी धूमिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी मुक्तिबोध। आप इसके कैसे रिलेट करेंगे? चाँद का मुंह टेढ़ा है, मान लो कि इनको मुक्तिबोध जी को चाँद का मुंह बनाने के लिए, चाँद का चित्र बनाने के लिए दिया गया, तो इन्होंने चित्र को टेढ़ा बना दिया। तो टीचर मान लो इनको बोले कि कैसे आपने टेढ़ा बना दिया, अब आपको डंडे खाने होंगे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे मुक्त कर दो, मुझे छोड़ दो, मुक्त कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। आपको किसी न किसी तरह से रिलेट कर लेना है चीज़ों को, तभी चीज़ें याद होने वाली हैं। भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन हैं, बी केदारनाथ अग्रवाल हैं, सी त्रिलोचन शास्त्री हैं। त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। इन्हें अवध का किसान कवि कहा जाता है। किसने कहा है? यह कहा है मुक्तिबोध ने। इनका जन्म 1917 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भूल गलती किसकी है? डी मुक्तिबोध की। कैसे याद करेंगे भूल गलती? मतलब मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध से गलती हो जाती है तो कहते हैं मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे मुक्त कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दंड मत दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? ए मुक्तिबोध ने, बी नागार्जुन ने, सी त्रिलोचन शास्त्री ने, डी धूमिल ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ए मुक्तिबोध ने। फिर कैसे अंधेरे में रिलेट करेंगे? मुक्तिबोध अंधेरे में जा रहे थे, इन्हें मान लो कोई भूत मिल गया, कोई ऐसी कुछ चीज़ दिखाई दी जिससे डर गए और ये कहने लगे मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। नागार्जुन के बारे में हो ही गया है। त्रिलोचन शास्त्री 1917 में। अवध का किसान कवि किसने कहा? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहा है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। GIC में पूछा गया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानंद माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित परिवर्धित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 इसका टाइम है के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई। नेक्स्ट प्रश्न 35। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र में, बी अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, डी मुझे पुकारती हुई। तो आंसर हो जाएगा इसका बी अंधेरे में। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस में एक एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जुदाई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा छटपटाहट है। 36 है गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुंह टेढ़ा है। मैंने आपको बताया था कैसे रिलेट करना है। मुंह टेढ़ा हो गया पनिशमेंट के लिए, इन्होंने कहा जब देने की बात हुई, इन्होंने कहा कि मुझे मुक्त कर दो, तो मुक्तिबोध। चाँद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा जन्मदिन की धूप में। ठीक है, एक स्वप्न कथा इसमें है, भूल गलती भी है, ब्रह्म राक्षस भी है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुख टेढ़ा है में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस और पता नहीं डूबता चाँद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं संकलित हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन 1964 में हुआ था। आपको यह टाइम याद रखना है, चाँद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन 1964 में हुआ। जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है। अकाल में सारस कविता संकलन में संकलित है ये। ठीक है,
जन्मदिन की धूप में। केदारनाथ सिंह की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में आप लोग भ्रमित ना हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। है 37, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? बी पात्र को, एक साहित्यिक की डायरी को, चांद का मुखटेड़ा को, भारत और इतिहास संस्कृति को। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी, भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, पढ़ते इसके। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। तो आपका आंसर इसका सही हो जाएगा डी, भारत इतिहास और संस्कृति। 38, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा जाता है। किसने कहा है? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। त्रिलोचन का जन्म 1917 में हुआ था। आपको यह सारी बातें याद रखें। इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह है और इनका जन्म सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी नामक गांव में हुआ। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? त्रिलोचन। इनका प्रथम संग्रह की बात करें तो इनका प्रथम जो काव्य संग्रह है वो धरती है, जिसका टाइम है 1945। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ये अवधी भाषा में लिखते थे। तो ये 38 का आंसर आपका हो जाएगा सी, अवधी। पढ़ते हैं इनके बारे में। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली, जो अवधी किसकी? पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती हैं। त्रिलोचन का साहित्य सफ़र पत्रकारिता से शुरू हुआ और आगे चलकर वे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए। यहीं से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी है, जिसमें 2700 बरवे एक साथ हैं। त्रिलोचन की प्रथम संग्रह आप जानते हैं कौन सा है? मैंने बताया अभी, धरती, जिसका टाइम है 1945। इनकी अन्य रचनाएं और हैं, गुलाब और बुलबुल है, दिगंत है, ताप के ताए हुए दिन है, मिट्टी की बारात है, शब्द है, उस जनपद का कभी हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है, एक अनकहनी भी कुछ कहनी है, जिसका टाइम 1986। इतनी सारी रचनाएं इनकी हैं त्रिलोचन की और पूछी जाती हैं। 39, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। ठीक है, आपको यह याद रखना है। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। ठीक है, इन्हें जो है कि समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है दिनकर को। इनकी जो प्रथम रचना है, काव्य कृति है रेणुका, 1935। इसको आप, रेणुका का टाइम है 1935। रेणु ने लिखा है, रेणुका लिखा है, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी खंड काव्य। कुरुक्षेत्र की बात करें, ये प्रबंध काव्य है जिसमें 7 सर्ग हैं, 1946 टाइम है। नील कुसुम है, दिल्ली, उर्वशी जिसे 1961 का टाइम है, जिसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और उर्वशी जो है गीत नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की है। ये भारत चीन युद्ध के ऊपर है। आत्मा की आंखें हैं, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, अन्य इनकी हैं रचनाएं हैं। तो निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो नहीं है कौन सी? त्रिधारा किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। इनका, सुभद्रा जी का जन्म 1905 में हुआ था। महादेवी वर्मा का 1907 में। आपको ये बातें याद रखनी है। इनकी रचनाएं कौन सी? त्रिधारा, यानी आंसर आपका डी सही हो जाएगा, त्रिधारा। हुंकार इनके है। दिनकर कैसे याद करेंगे दिनकर को? हुंकार, दिनकर यानी दिन भर, हुंकार यानी जब दिन भर कोई काम करेगा तो क्या हुंकार करने, यानी हाँफने लगेगा या फिर हुंकार चिल्लाने लगेगा। कुरुक्षेत्र तो बहुत ही फेमस है, प्रबंध काव्य है जिसमें 7 सर्ग हैं, 1946 टाइम है इसका। ठीक है, और इसमें युद्ध को सही बताया गया है। उर्वशी तो 1961 का टाइम है, गीत नाट्य है। और उर्वशी में जो है कि आपका ये है उर्वशी, और एक और है
उर्वशी 1900 आपको बता दिया 1961 टाइम है और इसको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। उर्वशी में जो है कि उर्वशी और पुरुरवा की कथा है। ठीक है, तो आंसर आपका डी सही हो जाता है, त्रिधारा। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं बिखरे मोती है, उन्मादनी है, सीधे सीधे साधे चित्र हैं, मुकुल है और मिला तेज से तेज इत्यादि है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 96 हो गया, पेज नंबर गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 97 ठीक है। थोड़ा सा जानते हैं, यहाँ इन्फॉर्मेशन अच्छी है। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रप्रेम की भावना से सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। यहाँ बात करें रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। रेणुका 1935 सबसे पहला काव्य संग्रह। हुंकार रसवंती हुंकार 40 की है। रसवंती 1940। द्वंद्व गीत 1940। कुरुक्षेत्र 1946 जिसमें 7 सर्ग हैं, प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947 है। रश्मि रथी 1952 है। उर्वशी 1961 जिसको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की है। भारत चीन युद्ध के ऊपर है। इतिहास के आंसू हैं। धूप और धुआं है। दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इत्यादि है। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। यहाँ पर उर्वशी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जिसे गीत नाट्य भी कहा गया है। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। अब मूलतः यह प्रबंध काव्य है, मूलतः इसे प्रबंध काव्य ही माना जाता है। प्रश्न 40। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी वियोगी हरि, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरि नाम। रामधारी सिंह दिनकर कैसे रिलेट करेंगे हारे को हरिनाम? रामधारी सिंह दिनकर दिन भर काम करते हैं तो हार जाते हैं, कहते हैं यार हारे को हरिनाम। जो हार जाता है उसको क्या करना चाहिए? हरि का भजन करना चाहिए, तभी वह विजयी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञे की, मुक्तिबोध की, जयशंकर की, दिनकर की। तो आपका आंसर हो जाएगा डी रामधारी सिंह दिनकर की। कैसे इसको रिलेट करेंगे? रामधारी सिंह दिनकर ने पूरे दिन भर काम किया और संस्कृत के 4 अध्याय की लिख डाले। ठीक है, अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं, मुक्तिबोध प्रगतिवाद के ही हैं और जयशंकर प्रसाद की बात करिए छायावाद के हैं। ठीक है, इन्होंने एक कृति लिखी थी जिसका नाम था आपका कामायनी। कामायनी का टाइम है 1935 है और इसमें 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। आपको इसको याद रखना है। 15 सर्ग पूछे जाते हैं क्रम से लगाने के लिए, तो आप लोग 15 सर्गों को याद कर लिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ऐसे करके हैं। 42। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका को, जो इनका प्रथम काव्य संग्रह है 1935 का। हुंकार 1940, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी का टाइम है 1961। तो किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। प्रबंध काव्य है, 7 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन है, कुरुक्षेत्र है, आर्यावर्त है, उन्मुक्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी कुरुक्षेत्र है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत का है, ये महाकाव्य है, गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं? शिवमंगल सिंह सुमन से। शिवमंगल सिंह सुमन का टाइम है 1915, ये प्रगतिवाद के ही कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर का इनका टाइम 1911, ये भी प्रगतिवाद के हैं। मैथिली शरण गुप्त
गुप्त जो है कि द्विवेदी युग के। महादेवी वर्मा भी ये राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत ही आती हैं। तो किसका है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। 44 का बी आंसर आपका सही हो गया। और किस कविता से लिया गया है, जनतंत्र का जन्म नामक कविता से लिया गया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वासी है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है, कुमकुम है। तो आंसर हो जाएगा डी कुमकुम। क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला और कुमकुम बालकृष्ण शर्मा की रचनाएं हैं। कुमकुम इनका प्रथम काव्य संग्रह है। देखते हैं कुमकुम के बारे में थोड़ा सा। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि के रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936, टाइम याद करेंगे, 1936 में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्यम, प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। अन्य प्रमुख बातें देखते हैं इनके बारे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान है, 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रेखा 1951 टाइम है। अपलक है, कैसे अपलक को कैसे आप जोड़ेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन क्यों नवीन लग रहे हैं, तो लोग क्या करते, जब उनको देखते हैं अपलक यानी अपलक हुए देखते रहते हैं, यानी अपनी पलकों को बिना किराए हुए देखते रहते हैं। रश्मि रेखा की बात करें, कैसे इसे अटैच करेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन से, तो बालकृष्ण शर्मा इतने नए लग रहे हैं कि उनके शरीर से रश्मि यानी किरणों की रेखा निकल रही है, इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। और क्वासी भी इनका काव्य संग्रह है। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी उन्होंने 1921 से 23 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रगतिवाद का अंतिम प्रश्न है, यह घटना चक्र की पुस्तक से। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अंतिम प्रश्न, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था, शंभुनाथ सिंह, बी अग्गे, सी नरेश मेहता, डी उमाशंकर तिवारी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये शंभुनाथ सिंह। देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक की योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 हैं। नमस्कार मित्रों, बाय, तब तक के लिए। अब हमारी जो अगली वीडियो होगी वह प्रयोगवाद के ऊपर होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।